आज का टॉपिक है बच्चों हमारा दैट इज ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। तो व्हाट इज दिस प्रिंसिपल? बेसिकली ये कहा है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये एक रिएक्शन है और ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है एंड द इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड। हमने इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया है बच्चों बाय चेंजिंग टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन और एडिंग इनर्ट गैस। तो इन चार चीजों से हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर चेंज कर सकते हैं, कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं या इनर्ट गैस। और जब हम ये डिस्टर्ब करेंगे तो इक्विलिब्रियम जो है ना री एस्टैब्लिश होना चाहेगा, यानी दोबारा से इक्विलिब्रियम बनने की इच्छा होगी। और री एस्टैब्लिश करते टाइम पे जब इक्विलिब्रियम को री एस्टैब्लिश करना होगा तो या तो उस री एस्टैब्लिश के दौरान रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तेज हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड से, या फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड धीरे हो जाएगा और बैकवर्ड तेज हो जाएगा। अब हमें बस ये बताना है कि कौन सा रेट तेज होगा। अगर बच्चों रेट ऑफ फॉरवर्ड तेज हो गया तो हम कहेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड तेज होने का मतलब कि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट। इक्विलिब्रियम बच्चों किस तरफ चला जाएगा? इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड या प्रोडक्ट। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई बैकवर्ड रिएक्शन तेज हो रही है, ठीक है, अगर आपको लगता है बैकवर्ड रिएक्शन इज फास्टर, तो ये जो बैकवर्ड है ये पीछे की ओर चली जाएगी, तो इक्विलिब्रियम को ये पीछे ले जाएगी। तो अगर ये बैकवर्ड रिएक्शन हो गई तो इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा। तो ये अब देखते हैं कि कब इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड जाता है, कब लेफ्ट हैंड साइड। फिर से बता दे रहा हूं, अगर वो राइट हैंड साइड जा रहा है इक्विलिब्रियम तो बेसिकली हम कहेंगे मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्मिंग, तो यहाँ प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। और अगर इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है तो आप कहेंगे मोर रिएक्टेंट्स आर फॉर्मिंग या लेस प्रोडक्ट्स आर फॉर्मिंग। तो मोर रिएक्टेंट भी कह देते हैं, लेस प्रोडक्ट भी। फिर से देखिए, मैंने कोशिश की है डिस्टिंग्विश करने की कि आपको दिख जाए अलग अलग। क्या कोशिश की है हमने कि पहला पोर्शन हमने ये जो रेड कलर से रखा था वो ये था कि व्हाट इज व्हाट इज ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल। ली शैटेलियर प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या है? तो अगर आप लिखना चाहोगे तो उसकी डेफिनेशन क्या हुई? व्हेन अ रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, अगर कभी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है एंड द इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय चेंजिंग टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन और एडिंग इनर्ट गैस। अगर कोई इक्वेशन इक्विलिब्रियम में है और इक्विलिब्रियम का को डिस्टर्ब किया जाता है by changing temperature, pressure, concentration or inert gas, then to re-establish the equilibrium या equilibrium shifts, तब ये equilibrium shift हो जाता है, then the equilibrium shifts in that direction so that the adverse effect can be minimized। तो ये re-establish करने का मतलब जो भी आपने adverse effect किया है वो minimize हो जाएगा, या उसके लिए वर्ड undo भी यूज करते हैं। वो जो काम हुआ है उसका रिवर्ट हो जाए, अनडू हो जाए, दैट इज द रिवर्स या एडवर्स इफेक्ट कैन बी मिनिमाइज टू रीस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम। और इस एक्सरसाइज के दौरान जब ये काम हुआ है डिस्टरबेंस, तो उस समय या तो बच्चों फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई है, या तो फॉरवर्ड रिएक्शन तेज हो चुकी होगी, या बैकवर्ड रिएक्शन तेज हो गई होगी। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होगी तो हम कहेंगे ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएगा, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड चला जाएगा। और अगर बैकवर्ड रिएक्शन तेज हो गई तो लेफ्ट हैंड जाइएगा। आई होप सो आपको ये वर्ड पिछले लेक्चर के याद हो। बेसिकली एक वर्ड था क्यू, रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या था? इट इज रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट एट एनी इंटरवल एट एनी स्टेज। और एक वर्ड था केसी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो बेसिकली इस चैप्टर में या इस हेडिंग में हम क्या कहना चाहते हैं कि जैसे ही इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है बच्चों, इक्विलिब्रियम के डिस्टर्ब होते ही Q की वैल्यू Kc से अलग हो जाती है, क्योंकि पहले Q और Kc बराबर थे तो इक्विलिब्रियम था। या तो Q की वैल्यू Kc से कम हो जाती है, जब बेटा Q की वैल्यू Kc से कम हो गई है तो कॉमन सेंस लगाना है, Q अपनी वैल्यू बढ़ाएगा। और बढ़ाने के लिए बेटा Q है तो वही ना प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और हम चाहते हैं ये आंसर बढ़ जाए
और इसे बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट बढ़ाने पड़ेंगे, रिएक्टेंट कम करने पड़ेंगे। तो जब भी Q की वैल्यू कम हो जाएगी तो हमें प्रोडक्ट बढ़ाने की जरूरत होगी, और बच्चे प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए क्या करें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तेज हो जाएगा बैकवर्ड से। बाई चांस कुछ ऐसा हुआ कि Q की वैल्यू ज्यादा हो गई Kc से, भैया Q है तो वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही, लेकिन इसकी वैल्यू अब हमें कम करनी है क्योंकि ये ज्यादा दिख रही है Kc से। Kc इज द स्टेबल कंडीशन या स्टैंडर्ड कंडीशन। रिएक्शन दोबारा इक्विलिब्रियम में आना चाहती है, तो Kc को अटेन करने के लिए Q को अपने आप को कम करना पड़ेगा। कम करने में रिएक्टेंट बढ़ाने पड़ेंगे, और इस इक्वेशन में अगर हम कह रहे हैं रिएक्टेंट बढ़ाओ तो रिएक्शन को पीछे आना पड़ेगा, यानी बैकवर्ड रिएक्शन इज ट्रैवलिंग फास्टर देन फॉरवर्ड रिएक्शन। तो बेसिकली सारा गेम इस Q का है जिसे रिएक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। नाउ पहला इफेक्ट हमारा आएगा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी अगर हम कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, ये हमें देखना है। एक बारी मैं रिकैप करूं तो बेसिकली हम जो हेडिंग आज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल, ये तो बेसिकली ये ली शैटेलियर प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि भैया इक्विलिब्रियम में अगर रिएक्शन है तो आप अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दो टेम्परेचर चेंज करके, प्रेशर चेंज करके या इनर्ट गैस ऐड करके, आप इक्विलिब्रियम को अगर डिस्टर्ब करते हो तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड। सरल भाषा में समझो, जैसे अगर आपने कोई फैक्ट्री लगाई तो ऑब्वियसली फैक्ट्री में आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, बट बाई चांस रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई, तो जब इक्विलिब्रियम में आती है तो हर चीज कांस्टेंट हो जाती है, तो प्रोडक्ट का नंबर कांस्टेंट हो गया। लेकिन हम चाहते हैं प्रोडक्ट का नंबर बढ़ जाए, तो बेटा प्रोडक्ट का नंबर कैसे बढ़ेगा, तो उन्होंने कहा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या काम करें कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाए, उसके लिए ही ये प्रिंसिपल दिया गया है जिसका नाम है ली शैटेलियर प्रिंसिपल। बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। नो समझ में आया? सर। वेरी गुड। तो अब हम बात करने जा रहे हैं पहली हेडिंग की, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कि अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा। ठीक है, दैट इज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। यहां पे हमारे पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। अब हमने सपोज बाहर से रिएक्टेंट ऐड कर दिया और रिएक्टेंट डाल दिया। हर समय अपने दिमाग में बच्चों एक ही बात रखना, एडवर्स कंडीशन हटानी है। तो आपने बाहर से रिएक्टेंट और डाल दिया, तो एक कॉमन सेंस की बात है, जब आपने बाहर से रिएक्टेंट डाला तो ये जो बढ़ा हुआ रिएक्टेंट है वही एडवर्स है। तो अब आपका ये बढ़े हुए रिएक्टेंट को कम करना है। तो भैया कॉमन सेंस है, ये बढ़े हुए को कैसे कम करोगे, ये जितना रिएक्टेंट है उसे इधर फेंकने की कोशिश करो जल्दी से जल्दी। इधर फेंकने की कोशिश का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड से ज्यादा। और अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की तरफ चले जाएगा या राइट हैंड साइड की तरफ चला जाएगा। तो जब भी आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। अब अगर आप सोचो, सपोज किसी इक्वेशन में आपने जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो कम कर दी, मतलब इक्विलिब्रियम आने के बाद यहां से कुछ प्रोडक्ट निकाल लिए। अगर आपने बेटा यहां से प्रोडक्ट निकाल लिए तो प्रोडक्ट कम हो गए। अब आपके प्रोडक्ट कम है, इस कमी को पूरा करना है। बार बार दिमाग में वही ले जाना है कि एडवर्स इफेक्ट को आपको कम करना है, तो अब आपको प्रोडक्ट्स को कम करना है। सॉरी, प्रोडक्ट्स हमने कम कर दिए हैं और इस कमी को पूरा करना है। अगेन प्रोडक्ट की कमी है, इस कमी को पूरा करना है, तो कौन सी रिएक्शन तेज चलाएं, फॉरवर्ड तेज चलाएं या बैकवर्ड तेज चलाएं। इट इज अ कॉमन सेंस कि अब हम यहाँ पे कौन सी रिएक्शन तेज चलाएंगे, फॉरवर्ड तेज चलाएंगे, क्योंकि हमारी कमी ही किसकी है, हमारी कमी प्रोडक्ट की है और हम इनको बढ़ाना चाहते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज मोर देन रेट ऑफ बैकवर्ड। अगेन इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, मोर प्रोडक्ट विल फॉर्म, तो यहाँ प्रोडक्ट्स बढ़ जाएंगे। बोलो बेटा, तो पॉइंट क्या आया, एक तरीका हमारा ये समझने का हुआ कि एडवर्स इफेक्ट हमें कम करने हैं। दूसरा तरीका भी एक समझने का था, अभी जैसे मैंने आपको जो समझाया वो था कि रिएक्टेंट अगर बढ़ जाएं या प्रोडक्ट आपके कम हो जाएं, चाहे रिएक्टेंट बढ़ जाएं, यहां से देख लीजिए रिएक्टेंट बढ़ गए
तो भी कौन सी रिएक्शन तेज चली थी? फॉरवर्ड। और अगर प्रोडक्ट कम हुए तब भी कौन सी रिएक्शन तेज चलेगी? फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड तेज चलाने के लिए या तो रिएक्टेंट बढ़ाने पड़ते हैं या प्रोडक्ट कम, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स मोर देन रेट ऑफ बैकवर्ड। तो एक तरीका तो ये है कि आपको लॉजिक से मैंने अभी ये बताया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड क्यों ज्यादा होना चाहिए। यहां अभी हमारा मेन फोकस था एडवर्स इफेक्ट को कम करने के लिए, एडवर्स इफेक्ट मिनिमाइज। इसी चीज को समझने के लिए बच्चों, इसी को समझने के लिए एक दूसरा तरीका भी हो सकता है विच इज टर्म्ड एज मैथमेटिकल अप्रोच। मैथमेटिकल अप्रोच से समझिए। मैथमेटिकल अप्रोच, बेटा मैथमेटिकल अप्रोच क्या कह रही है सुनो। मैथमेटिकल अप्रोच का ये कहना है कि भाई ये जो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट फॉर्मूला था, इसके Q का फॉर्मूला था P/R। हमने केस 1 में ये कहा था कि हम रिएक्टेंट बढ़ा दें, तो अगर हमने ये रिएक्टेंट बढ़ाए हैं तो कॉमन सेंस है रिएक्टेंट बढ़ाते ही Q की वैल्यू डिक्रीज हो गई, कम हो गई। जब हमने रिएक्टेंट बढ़ाए Q की वैल्यू कम हो गई। किससे कम हो गई? Kc से कम हो गई। और अगर Q Kc से कम होता है तो अभी मैथमेटिकल में अभी ऊपर ये बताया गया है कि जब भी Q की वैल्यू कम होती है, Q को अपनी वैल्यू बढ़ानी होती है तो प्रोडक्ट बढ़ाने हैं, इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन तेज हो जाती है। क्योंकि यहाँ Q की वैल्यू Kc से कम है, देयरफॉर rate of forward reaction is more than backward, therefore equilibrium shift towards right hand side या more product will form। तो ये दूसरा तरीका हमारा समझने का हुआ कि मैथमेटिकली एक फैक्टर है जिसका नाम Q है, रिएक्शन कोएफिशिएंट है। क्योंकि आपने रिएक्टेंट बढ़ाए हैं इसलिए रिएक्टेंट और Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से Q कम हो गया है, और जब भी Q Kc से कम होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन तेज चलती है। तो ये दूसरा तरीका है, मैथमेटिकल तरीका। और इसी में एक बार आप फिर सोचो कि हो सकता है आप प्रोडक्ट कम कर दें। अगर आप प्रोडक्ट कम करेंगे फिर इस फॉर्मूले में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में जैसे ही प्रोडक्ट कम होंगे, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो Q कम हो जाएगा। और अगर Q कम हो गया तो फिर से सेम रिजल्ट यही आएगा। तो सेकंड इज मैथमेटिकल अप्रोच जो कि कह रहा है अकॉर्डिंग टू Q ये है। थर्ड अप्रोच भी होती है एक और, जिसे हम इलॉजिकल अप्रोच भी कहते हैं, जिसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। जैसे पहले में एक लॉजिक था, पहले में क्या लॉजिक था कि एडवर्स इफेक्ट आएंगे उसको कम करना है। एडवर्स क्या हुआ? रिएक्टेंट बढ़ गए, इसे कम करो, आगे फेंका। प्रोडक्ट कम हो गए, उसको बढ़ाओ, पीछे से रिएक्शन आगे आई। तो इन दोनों में ऐसे हुआ। और दूसरा मैथमेटिकल अप्रोच हो गई, भाई देखो मैथमेटिक्स कह रही है कि ये Q टर्म है, Kc है, क्योंकि Q छोटा हो गया तो इसलिए ये वाली रिएक्शन धीरे हो गई और ये तेज हो गई। दिस इज मैथमेटिकल अप्रोच। एक तीसरी अप्रोच और होती है, वो अप्रोच कहलाती है इलॉजिकल अप्रोच। इलॉजिकल का मतलब क्या होता है कि आपने अनटप्पा इधर उधर से कुछ ना कुछ अंदाजा लगा के बना लिया। वो क्या है भैया? सीधी बात है कि यहाँ ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? तुमने बाहर से इसको बढ़ाया तो ये देखा इसको बढ़ाने पे ये चीज ज्यादा बन रही है, और तुमने जब इसे कम किया तब भी यही चीज ज्यादा बन रही थी। तो एक दिमाग में ये फैक्टर आ रहा है, जिसको भी बढ़ाते हैं, यानी हमने इसको बढ़ाया ना, जिसको भी बढ़ाते हैं रिएक्शन दूसरी तरफ चली जाती है। तो अगर आपने रिएक्टेंट बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम दूसरी तरफ चला गया। किस तरफ चला गया? अपोजिट साइड। और जिसको हम कम करते हैं इक्विलिब्रियम उसी तरफ भागता है। समझ में आया? जिसको बढ़ाते हैं इक्विलिब्रियम दूसरी तरफ चला जाता है। इसको बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम यहाँ आया, इसको कम किया तो यहीं आया। तो जिसको बढ़ाएंगे उसके दूसरी तरफ, जिसको कम करेंगे इक्विलिब्रियम उस तरफ आएगा। मतलब ये इलॉजिकल अप्रोच क्या हुई इसमें, ये भी सुने बेटा। इलॉजिकल अप्रोच ये हुई इसमें, अगर आपको समझ में आया हो कि इस समय पढ़ने का टाइम है, लेकिन अगर हम एक फनी टोन में कहें कि ये जो बच्चे हैं ये इस समय लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं और लक्ष्मी इनसे दूर भाग रही है। लक्ष्मी पैसे को कहते हैं, मतलब ये पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा इनसे दूर। तुम जिसके पीछे भाग रहे हो वो तुमसे दूर भाग रहा है, और तुम जिससे दूर भाग रहे हो वो तुम्हारे पीछे भाग रहा है। तुम विद्या से दूर भाग रहे हो। अरे ये विद्या बालन नहीं है भाई, ये विद्या पढ़ाई है। तुम पढ़ाई से दूर भाग रहे हो, पढ़ाई तुम्हारे पीछे भाग रही है। तुम्हारे पीछे कैसे? अम्मा बापू पीछे परेशान कर रहे हैं, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। तो हो क्या रहा है, जहां पे तुम अट्रैक्शन
ज्यादा बढ़ा रहे हो, जिस चीज के लिए अट्रैक्शन ज्यादा कर रहे हो वो चीज तुम्हारे ऊपर अट्रैक्शन दे ही नहीं रही, वो दूसरी तरफ चली जा रही है। और जिस पे तुम अट्रैक्शन नहीं कर रहे हो, तुम जिससे कह रहे हो पीछे हटो हटो हटो, वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्शन कर रही है। तो जिसे कम कर रहे हैं वो तुम्हारे पास आ रहा है, जिसे बढ़ा रहे हैं वो दूसरी तरफ जा रहा है। ये हुआ टोटली इलॉजिकल, बट फनी टोन है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन पूछे जाएं। भाई लोग सुन भी रहे हो? जैसा सुन रहे हैं ना। यस सर। मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं मैं अकेले ही गुनगुना रहा था। चलिए, तो एक दो बच्चों ने कह भी दिया है इरशाद, क्वेश्चन बोला जाए, है ना? क्वेश्चन हो रहा है, शेर नहीं हो रहा, इरशाद इरशाद। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है बेटा कि ये एक इक्वेशन है कोई भी, पहला क्वेश्चन है तो सरल ही दूंगा, CaCO3 टूट रहा है CaO और CO2 में, ठीक है। अब हमने कहा कि हमें CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ानी है। ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3 बढ़ा दो, दूसरा ऑप्शन कंसंट्रेशन ऑफ CaO कम कर दो, तीसरा ऑप्शन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बढ़ा दो, ठीक है। और डी ऑप्शन A एंड B A एंड C ऐसे करके, है ना, ऑल नन। डी ऑप्शन आप अपने हिसाब से कर लेंगे, नन ऑफ दीज कह दिया तो आप इसमें कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, जैसे A एंड B हो सकता है, A एंड B एंड C हो सकता है, मतलब मोर देन वन, ठीक है, नन ऑफ दीज मोर देन वन। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। बताइए बेटा ऑप्शन A B C कौन सा आएगा? सर A and B बोथ। एक बच्चे का अभी तक आंसर आया है इतने सरल क्वेश्चन में, इतनी देर पढ़ाने के बाद, A एंड B बोथ। बाकी सर A and C। A एंड C एक और बच्चे का वोट आया, और A एंड B। चलिए, और कोई बच्चा? फास्ट, एक और बस, लास्ट। कोई और बच्चा बताएगा? नाम लेना पड़ेगा क्या? जल्दी बताओ। देखूं भैया मीटिंग में है कौन कौन है, जब नहीं बता रहे तो यही करना पड़ेगा, क्या करें। ये भैया जितने बैठे हैं खाली बैठे हैं, कुछ करेंगे भी। सम्यग्रस्तों की प्रगति, या क्या नाम, नमन 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 दो हैं यहाँ पे। और भाई दो नमन क्यों बैठे हो, एक ही बैठना चाहिए यार। खुशबू, जयदीप, आयुष, स्पर्श और दिव्यंका, बाकी लोग क्यों नहीं? उत्कर्ष, तान्या, ऋषिका, बाकी लोग कोई बोलने को तैयार नहीं है। सिर्फ सम्यक ने एक आंसर दिया है शायद। सर मैंने भी दिया। अच्छा, दो तीन ने दिया, ओके। चलिए ठीक है, मैं अब आंसर बता देता हूं, ये गलत बात है, बाकियों को भी बोलना चाहिए। फिलहाल इसका आंसर है, ओके, इसका आंसर है डी, नन ऑफ दीज। कारण क्या है? आप लोग ध्यान नहीं देते हो, और ध्यान नहीं देते हो इसलिए चूना लग जाता है तुम्हें। अब आपको चूना लगा नहीं लगा? चूना कहाँ लगा? ये क्या है? सॉलिड। ये क्या है? सॉलिड। और सॉलिड की कंसंट्रेशन कुछ भी हो, एक्टिव मास चेंज नहीं होता। जब बेटा एक्टिव मास ही चेंज नहीं हो रहा तो रेट चेंज नहीं होगा। हेलो बच्चों, एक सेकेंड है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी बताएं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम, मैं आपको ना 5 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, अभी क्लास के बाद मैं एक क्लास में हूँ, ठीक है, 10 मिनट में कॉल करता हूँ। ओके, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका पॉइंट, दैट इज बेसिकली कि यहाँ पे सॉलिड जो है ना भैया, सॉलिड में रेट चेंज नहीं होता। हम 3-4 बारी पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये पूरा जो चैप्टर है वो ऑब्वियसली आपका आर से चलेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन से। और एक्टिव मास में हमने ये पढ़ा है कि अगर कभी कोई सॉलिड आएगा तो उसकी वजह से रेट कभी चेंज नहीं होगा, उसकी वैल्यू तो 1 मानेंगे। चाहे आप 100 ग्राम सॉलिड लें, चाहे 1000 लें, चाहे 10,000 लें,
उसकी कंसंट्रेशन भले ही बदल जाए, लेकिन उसका एक्टिव मास तो 1 ही रहेगा। तो कभी भी सॉलिड के हिसाब से आंसर नहीं करना। और यहाँ उन्होंने कहा CO2 बढ़ा दें, तो ये एक अनटप्पा आंसर है। CO2 जैसे ही आप बढ़ाएंगे रिएक्शन पीछे चली जाएगी, वो जो बढ़ा हुआ है वो अपने आप कम हो जाएगा, इसलिए वो आंसर नहीं है। तो ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम से कि अगर कभी भी कोई सॉलिड रिएक्टेंट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट। ठीक है, तो पहला हुआ हमारा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, और इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में क्या होगा कि रेट जो हमारा है फॉरवर्ड रिएक्शन का कब ज्यादा होता है बैकवर्ड से। तो रेट फॉरवर्ड रिएक्शन, प्रोडक्ट बनाने होते हैं ना, तो फॉरवर्ड का ज्यादा पूछते हैं। तो रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का कब ज्यादा होता है, जब आप या तो रिएक्टेंट को बढ़ा दें या फिर आप प्रोडक्ट को कम कर दें। और बाई चांस कोई पॉइजनस गैस निकल रही है, कोई हार्मफुल चीज आ रही है, हम चाहते नहीं फॉरवर्ड चले, हम चाहते हैं बैकवर्ड तेज चले फॉरवर्ड से। जैसे क्लोरोफॉर्म जब टूटती है ना, तो एक पॉइजनस फॉस्जीन गैस बन जाती है, तो हम नहीं चाहते क्लोरोफॉर्म टूटे, पॉइजनस गैस बने, तो हम वहां बैकवर्ड रिएक्शन तेज चलाना चाहते हैं। तो उस समय हम कहते हैं या तो आप रिएक्टेंट को कम रखिए या फिर आप प्रोडक्ट को बढ़ाते जाइए बाहर से, तो बैकवर्ड रिएक्शन तेज चलेगी। ये हो गया बेटा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। भैया ली शटलियर प्रिंसिपल की पहली हेडिंग इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन आप लोगों को समझ में आ गई? यस सर। यस ओके, वेरी गुड। किसी को डाउट है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में, पूछिए। कोई डाउट नहीं। सेकंड है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा। तो बच्चों क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हो तो आपको आसान लगेगा कि ये एक रिएक्शन है, यहाँ रिएक्टेंट लिखे हैं, यहाँ प्रोडक्ट। आपको मालूम है लैप्लास लॉ लॉ कह रहा है कि अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन एंडो है तो फिर बैकवर्ड डायरेक्शन एक्सो हो जाएगा, कि एक डायरेक्शन एंडो होगा तो दूसरा डायरेक्शन एक्सो हो जाएगा। ठीक है, नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या कहता है? वैसे तो एक कॉमन सेंस की बात है कि एंडो का मतलब क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब करके चलने वाला डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन वो है जो हीट एब्जॉर्ब करना चाहता है। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसके लिए फायदे की बात है, क्योंकि ये और हीट एब्जॉर्ब करेगा और तेजी से चलेगा। एक्सो का मतलब ही क्या है? एक्सो का मतलब है हीट एवॉल्व हो रही है। और बेटा अगर ये हीट एवॉल्व हो रही है और तुमने यहाँ टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसके लिए तो आपने एक तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट डाल दिया। और अगर आपने यहाँ टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसके लिए इस डायरेक्शन के लिए मुसीबत हो गई। हाँ, ये डायरेक्शन अभी भी जिसे कहते हैं ना खुशी खुशी चलेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कौन सा डायरेक्शन फेवरेबल है? या टेम्परेचर कम करने का मतलब वो डायरेक्शन जो चाहता है हीट बाहर निकल जाए वो फेवरेबल है। इसलिए टेम्परेचर कम करने पर आप कहेंगे एक्सोथर्मिक डायरेक्शन फेवर होंगे, वो रिएक्शन तेज चलने लगेगी जो एक्सोथर्मिक है। बात वही है कि एंडोथर्मिक धीरे हो जाएगी, इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन उस पर हावी हो जाएगी। इसलिए टेम्परेचर कम करने पर एक्सोथर्मिक डायरेक्शन फेवरेबल है और टेम्परेचर बढ़ाने पे एंडोथर्मिक। एक सरल उदाहरण से सोचिए, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। जैसे ये एक कंटेनर है, इसमें हमने पानी रख दिया है, यानी वाटर है लिक्विड फॉर्म में, और इसके ऊपर हमने बर्फ का टुकड़ा रख दिया है। इज इट क्लियर? इट इज वेरी सिंपल एंड इजीएस्ट एग्जांपल। यहां हमने ये आइस रख दिया है, बर्फ रख दिया है। नाउ अब मैं आपसे कह रहा हूं इस आइस और वाटर के इक्विलिब्रियम के बारे में बात हो रही है। तो एक तरफ H2O लिक्विड है इक्विलिब्रियम में, दूसरी तरफ आइस या H2O सॉलिड है। अब मैं आपसे कहूं बताओ भाई टेम्परेचर बढ़ाएं, इसे गर्म करें तो क्या होगा? गर्म करने पे क्या बर्फ और जमेगी या बर्फ पिघलेगी? जानबूझ के इजी एग्जांपल लिया है। जैसे आप हीट करोगे तो ये आइस मेल्ट होने लगेगी। क्यों मेल्ट होने लगी? क्योंकि आइस से वाटर का फिनोमिना या आइस से वाटर बनना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी ये हीट एब्जॉर्ब करता है। जबकि वाटर से आइस बनने का फिनोमिना एक एक्सोथर्मिक है, यानी हीट बाहर निकलती है। तो माइनस का मतलब एक्सोथर्मिक होता है, प्लस का मतलब एंडोथर्मिक होता है। तो अगर तुमने इस प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने पे आइस पिघलेगी, यानी जो मैंने इक्वेशन लिखी है उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे बैकवर्ड जाएगी।
लेकिन अगर मैंने कूलिंग कर दी, टेम्परेचर कम करने को कूलिंग भी कहते हैं, अगर मैंने टेम्परेचर कम कर दिया तो अगेन ये इक्विलिब्रियम आगे जाना चाहेगा, यानी फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे बैकवर्ड और टेम्परेचर कम करने पर फॉरवर्ड जा रहा है। तो बेसिकली ये मत रटना कि टेम्परेचर बढ़ाना कम करना, आपको जो याद करना है दैट इज राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर फेवर्स, ये किसे फेवर करेगा? फेवर्स एंडोथर्मिक डायरेक्शन, एंडोथर्मिक डायरेक्शन, while decrease in temperature favors exothermic and vice versa लिख दे रहे हैं, vice versa, ठीक है, कि अगर टेम्परेचर आप कम करेंगे तो पीछे की तरफ चला जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एंडोथर्मिक, टेम्परेचर कम करने पे एक्सोथर्मिक। आई होप सो ये वाला पॉइंट क्लियर है कि टेम्परेचर का इंपैक्ट क्या है। टेम्परेचर का सिंपल इंपैक्ट है, दो डायरेक्शन होते हैं और दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कोई एक डायरेक्शन आपका एंडोथर्मिक होता है, दूसरा डायरेक्शन आपका एक्सोथर्मिक होता है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो एंडोथर्मिक वाला डायरेक्शन तेज चलने लगेगा, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर कम किया है तो जो भी एक्सोथर्मिक का डायरेक्शन है वो तेज चलेगा। इट मे बी फॉरवर्ड, इट मे बी बैकवर्ड। अरे भैया कॉमन सेंस है, अभी मैंने आइस और वाटर ऐसे लिखा था और बाई चांस मैं वाटर को यहां लिख देता, लिक्विड को मतलब, और आइस को यहां लिख देता, तो मुझे कहना पड़ता भाई टेम्परेचर बढ़ाने में वाटर लिक्विड ज्यादा बन रहा है, यानी फॉरवर्ड ज्यादा जा रही है, अभी टेम्परेचर बढ़ाने पे बैकवर्ड ज्यादा जा रही है। तो वो तो आपने नोटेशन कैसे किया है वो है, लेकिन कंसेप्ट वही है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन विच डायरेक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड विच डायरेक्शन इज एंडोथर्मिक। तो अगर समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन पूछें। यस सर, पूछिए। ओके, नाउ बेटा तो क्वेश्चन जो हमारा है बेटा वो ये कि अगर मैं सिंपल करके पूछ लेता हूं आपसे कि एक सॉलिड है, कोई एक सॉलिड सब्सटेंस है, उसे लिक्विड में घोला जा रहा है और ये बन रहा है इसका सॉल्यूशन। सॉलिड को लिक्विड में घोल के सॉल्यूशन बन रहा है, तो ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है इसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड in liquid can be increased by solubility कैसे बढ़ा सकते हैं? ऑप्शन ए टेम्परेचर बढ़ा के, ऑप्शन बी टेम्परेचर कम करके, ऑप्शन सी मे बी टेम्परेचर इंक्रीज और टेम्परेचर डिक्रीज, और ऑप्शन डी नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये चार ऑप्शन हैं। क्वेश्चन है, टेम्परेचर इंक्रीज करके। क्वेश्चन है कि किसी सॉलिड को लिक्विड में घोल रहे हैं और कह रहे हैं कि सॉलिबिलिटी यानी ये ज्यादा कब घुलेगा, सरल भाषा में कि ये ज्यादा कब घुलता है। बताइए बच्चों, एक बच्चे ने अभी तक आंसर बोला है टेम्परेचर कम करके, एक बच्चे ने ये ऑप्शन बोला है। सर ऑप्शन ए। अच्छा ए बोला, सॉरी टेम्परेचर बढ़ा के, सॉरी। और कोई बच्चा कुछ इसके अलावा कोई कहना चाहता है वो बताए, बाकी छोड़ो। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। मतलब सारे बच्चे ए ही कहना चाहते हैं, मुझे ये लग रहा है। फिलहाल देखिए, अगर आपके घर में सपोज दैट कोई फंक्शन हो रहा है और आपका हलवाई आपसे ये कह रहा है कि बाबूजी पानी गर्म कर दो, चीनी घोलनी है, शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन, तो भैया वो अच्छी बात कर रहा है, पानी गर्म कर देना, चीनी ज्यादा घुलेगी, क्योंकि पानी में चीनी का घुलना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर बढ़ाने पे आगे जाएगा इक्विलिब्रियम तो ज्यादा घुलेगा। बट उसी घर में क्योंकि फंक्शन चल रहा है और पेंटर भी लगा है, और पेंटर कह रहा है बाबूजी पानी गर्म कर दो, हमें भी पानी गर्म कर दो और हमें चूना घोलना है। चूने का पानी में घुलना प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, यानी हीट निकलती है। आई होप सो आपको पता है। तो चूना अगर पानी में घुल रहा है तो हीट निकल रही है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, यानी अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम पीछे चला जाएगा। एक्चुअली ये जो पेंटर है अगर आपसे कह रहा है कि पानी गर्म कर दो, चूना घोलना है, तो बेटा वो बिना घोले चूना लगा रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि इस समय वो चूना लगा रहा है तुमको, दीवारों पे नहीं तुमको लगा रही है। वर्ड समझ में आया?
तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सी। क्यों होगा आंसर सी? क्योंकि कुछ चीजें पानी में जब घुलती हैं तो हीट एब्जॉर्ब होती है, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो किसी लिक्विड में घुलती हैं तो हीट एवॉल्व होती हैं। दोनों तरह का प्रोसेस होता है बच्चों, एंडोथर्मिक भी एक्सोथर्मिक भी। लेकिन दुर्भाग्यवश तुम्हें अधिकतर यही याद है कि पानी में चीनी ही घोलेंगे, शरबत ही बनाएंगे। तुम्हें याद ही नहीं होता चूना घोलने के। क्यों? क्योंकि तुम तो बिना घोले ही लगाना चाह रहे हो चूना। अरे चलो कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेंगे। चूने से याद आया, किसी किसी की फीस रह गई है यार, जमा नहीं कर रहे हो, मत लगाओ चूना यार। चलो कोई बात नहीं, अब आ जाओ लौट के वापस अपनी पढ़ाई पे। मजाक नहीं, ठीक है? हाँ फीस जमा कर देना, कोई बात नहीं, ठीक ठीक ठीक, कर दो कर दो कर दो। अब पॉइंट क्या आया था हमारा कि हम पढ़ रहे थे टेम्परेचर का इम्पैक्ट, कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी। बॉटम लाइन तो यही है कि डायरेक्शन देखना है एंडो कौन सा है और डायरेक्शन देखना है एक्सो कौन सा है। माइनस का मतलब एक्सोथर्मिक होता है और प्लस का मतलब एंडोथर्मिक होता है। इतना सबको पता होगा। एंडो मतलब अंदर आना, एक्सो मतलब बाहर जाना। जिन्हें नहीं पता है वो एक बारी दोबारा अपने घर में एग्जिट का साइन ढूंढे, ठीक है? घर पे नहीं तो पिक्चर हॉल में दिख जाएगा, वहां लिखा होगा एग्जिट। और जिन्हें अभी भी एग्जिट नहीं है वो कह रहे हैं पिक्चर हॉल तो बंद है, कहाँ देखें? तो भैया तुम्हें एक्स तो याद ही है ना। आधों की तो मैथमेटिक्स इस एक्स के चक्कर में ही पुअर है। जैसे सर कहता है लेट थिंक अबाउट एक्स, आहा लेट टेक इट एक्स, बस वो तो एक्स में ही चला जाता है। ओए होए होए होए, वहीं गड़बड़ हो जाती है। चलो लौट के आओ। तो यहाँ एंडो का मतलब अंदर आना और ये पॉजिटिव बात है। एक्सो का मतलब निकल जाना, और निकल गए तो नेगेटिव हो गए, ठीक है? जिंदगी से निकल गए, फौज से निकल गए, है ना? ऐसे कहते हैं फौजियों के लिए एक्स सर्विसमैन कहते हैं। और तुम लोग भी एक्स जो समझ रहे हो वही वाला एक्स भी एक्स होता है। इज इट क्लियर? अरे एक्स वाई जेड वाला एक्स। यस सर क्लियर है। हाँ बिल्कुल, तुझे तो कुछ ज्यादा ही क्लियर है। हाँ देख रहे हो, सुपर क्लियर। चलिए लौट के आइए बेटा। यहाँ पे टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो एंडो फेवर होगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर्ड होगी। बोलो यहां तक समझ में आ रहा ही? चलो ये क्वेश्चन बताओ अगर समझ में आ गया है तो। ये गैस है, इस लिक्विड में घोला और ये बन गया सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन इज अगेन सेम कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। अरे यार तुम साफ साफ लिखो पहले तो, हैं साफ लिखे, मैं समझ में आ रहा है इनका भाई। सॉल्युबिलिटी साफ लिखिए ऑफ गैसेस। अबे गैसेस लिख दिया बेटा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड या वाटर एक ही बात है, ठीक है? इंक्रीज्ड बाई, कैसे बढ़ा सकते हैं? ऑप्शन वही है, टेम्परेचर बढ़ा दें, दूसरा है टेम्परेचर घटा दें, तीसरा है टेम्परेचर में इंक्रीज और टेम्परेचर डिक्रीज, और चौथा है नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बताइए भैया अब कहाँ आएगा आंसर? चूना ना लग जाए। हाँ 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 हाँ, एक तो चूने के पड़ोस में बैठा हुआ है। अब तुम्हें कहा चूना लगेगा, तुम तो लगाने वालों में से हो। चलो आगे बोलो फास्ट, जल्दी जल्दी। अब ये तो गलत बात है, आप इंटरेक्ट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है बताइए। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड कैसे बढ़ाई जा सकती है? कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डिक्रीजिंग टेम्परेचर, it may increase or decrease by changing temperature, increasing or decreasing temperature, or no effect of solubility of gases on liquid in liquid of temperature। बताइए। सर डिक्रीजिंग टेम्परेचर। एक ही ऑप्शन है, और बच्चे कोई नहीं बोलना चाह रहा? चलिए इसका आंसर है बी, और रीजन है, अरे भैया डेली लाइफ से सोच के देखो तुरंत समझ में आ जाएगा। पिछली बार डेली लाइफ में चूना लगा था, अब ना लगेगा। कोल्ड ड्रिंक तुम्हें ठंडी अच्छी लगती है, काहे गर्म काहे नहीं अच्छी लगती? क्योंकि जो ठंडी वाली कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें जो CO2 डिसॉल्व होती है वो ज्यादा डिसॉल्व होती है, और जब वो गर्म कर दी जाएगी या गर्म कोल्ड ड्रिंक होगी तो जैसे ही आप बॉटल ओपन करेंगे तो बहुत जल्दी वो CO2 निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि गैस जब लिक्विड में घोलते हैं तो ये प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक होता है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस कम टेम्परेचर पे चलेगा। टेम्परेचर बढ़ाते ही इक्विलिब्रियम पीछे चला जाएगा, तो टेम्परेचर कम करने पे ही आगे आएगा।
इसीलिए गैस लिक्विड में ज्यादा घुलती है जब टेम्परेचर कम होता है। सेम क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे फिशेस हैं, बेटा फिशेस आर मोर कंफर्टेबल इन विंटर्स और समर्स, ठीक है, फिशेस कब ज्यादा कंफर्टेबल हैं, तो इसका आंसर कहा जाता है विंटर्स। विंटर्स में फिशेस ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं। अब इसका कोई इलॉजिकल आंसर मत दे देना, पसीना नहीं आता ये और वो, बहुत मारूंगा। इसका उत्तर है विंटर्स में टेम्परेचर जब कम होता है तो पानी के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, और जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उनको ज्यादा ऑक्सीजन, या ये कहें लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है ये, तो वो ज्यादा ही उनको अवेलेबल ऑक्सीजन की वजह से अच्छा लगेगा। तो फिशेस एंड एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन विंटर्स देन इन समर्स बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे आप पहाड़ पे जाते हैं तो आपको ऑक्सीजन थोड़ी सी कम फील होती है, और कम होने की वजह से जिंदा तो रह ही लेते हो, बट एक नोजिया या एनोक्सिया या फिर जिसे कहते हैं ना अनकंफर्टेबलनेस फील होती है ड्यू टू लेस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप लद्दाख या कहीं और गए हो, कि नैनीताल तक जो घूम के आए वो बात मत करें मुझसे, हैं ये जरा से छोटी चोटी तक हुआ थे, फिर कहते हैं हम भी पहाड़ घूमे, हम तो बहुत घूमे। नहीं, हम बात कर रहे हैं जमीन से 15,000 फीट ऊपर या और ज्यादा। तो जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो प्रेशर कम होने की वजह से वहां ऑक्सीजन कम होती है, और जब ऑक्सीजन कम होती है तो ब्रेन तक भी ऑक्सीजन कम पहुंचती है और सोचने समझने में प्रॉब्लम होती है। अब यही चीज, बिकॉज वी आर ऑल्सो एनिमल, सोशल एनिमल्स, ऐसे ही एक्वेटिक एनिमल्स हैं, तो वहां पे भी ऑक्सीजन अगर कम होगी तो एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जबकि ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होगा तो आसानी से जिएगी। तो इसी क्वेश्चन को पैराफ्रेज करके दूसरी भाषा में ऐसे पूछा जाता है। हाँ भैया, दो इफेक्ट क्लियर हैं। पहला इफेक्ट क्या हुआ था? पहला हुआ था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। वेरी गुड, कंसंट्रेशन से सुन रहे थे तो बता देंगे। और दूसरा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और दोनों ही हम फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम पे लगा सकते थे। ये केमिकल इक्विलिब्रियम एक बार सुन लीजिए, जैसे ये इक्वेशन है तो भैया ये केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, और ये जो ऊपर हमने अभी बात की सॉलिड लिक्विड है या सॉलिबिलिटी है, ये फिजिकल इक्विलिब्रिया है। तो N2 और H2 रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो अगर हम कहते हैं अमोनिया ज्यादा बनानी है तो टेम्परेचर ज्यादा हो या कम हो, तो इसका आंसर है अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, ये डायरेक्शन एक्सोथर्मिक है, तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर कम रखेंगे तो ये रिएक्शन तेज चलेगी, इसलिए दिस रिएक्शन विल बी फास्टर एट लोअर टेम्परेचर। बोलो बच्चों, क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड, ठीक है। तो अब आप इस दो फैक्टर आज हमने कर लिए हैं, और दो फैक्टर और जो बचे हैं, बल्कि प्रेशर ही मेन फैक्टर है, वो हम इसका अब कल करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी पहले मैं